नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख है 6 जून की तारीख है और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन। पहली बात तो ये कोई पार्टी नहीं है, आप पूरी कहानी जानते हैं, कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है कि सीजेआई साहब ने काकरोच कह दिया था कि बहुत सारे काकरोच पैदा हो गए हैं। उसके बाद अभिजीत दीपके साहब ने काकरोच पर बात करनी शुरू की, काकरोच जनता पार्टी बनाई। सब कुछ अभी तक ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन विरोध, संख्या बढ़ रही थी, कहा गया 1 करोड़ की संख्या हो गई, फला हो गया, ढिमका हो गया। और उसके बाद फाइनली 6 जून की कॉल दी गई कि 6 जून को जंतर मंतर पर छात्र और युवा इकट्ठा हो। जेन जी का मूवमेंट इसको कहा गया, मैं थोड़ी बात करूंगा इस पर भी, लेकिन जंतर मंतर पर कहा गया 6 जून को सारे लोग इकट्ठा हो। और आज जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था थी, सारा कुछ था, लेकिन एक या दो चीज बहुत कायदे से समझ लेने की जरूरत है। मैं सारी बातें धीरे धीरे करके करूंगा, बताऊंगा आपको। पहली बात तो यह कि याद कीजिए, किसान आए थे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, कहां से किसान आए थे और इस जंतर मंतर पर आंदोलन करना चाहते थे, सरकार से सीधे बात करना चाहते थे। महीनों उनको रोके रखा गया, 700 से ज्यादा किसान मर गए, वहां पर शहीद हो गए, लेकिन उनको दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया गया। नंबर 1 बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। महिला पहलवान इसी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी, घसीटा गया, उनको जूतों से मारा गया, क्या क्या नहीं किया गया। यही जंतर मंतर है, यही दिल्ली का जंतर मंतर है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर और हमारी पार्लियामेंट से बमुश्किल 1.5 किलोमीटर दूर वही जंतर मंतर है जहां पर महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और हम सब ने देखा, जिन्होंने विरोध किया उनको देशद्रोही और जाने क्या क्या कहा गया। और भी याद करेंगे आपको तो तमाम जंतर मंतर के सीन याद आएंगे जब प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, परमिशन नहीं दी गई और भगा दिया गया। लेकिन अभिजीत दीपके साहब ने परमिशन मांगी नहीं, उसके पहले ही परमिशन मिल गई। जी, आपको याद होगा कि 3 लोगों ने, 3 आधिकारिक प्रवक्ता थे, सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका। इन 3 लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय विवाद में आ गई थी जब यह हुआ कि लोगों ने कहा कि ये तो मनोज कुमार झा के लेटर पैड, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा, उनके लेटर पैड पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इन लोगों ने अलॉट कराया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि झा साहब इसको पूरी तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं। तब मनोज कुमार झा साहब का बाकायदा एक वीडियो आया, उस वीडियो में उन्होंने कहा, एएनआई पे वो वीडियो था और भी बहुत सारी जगहों पर था, उस पर उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि मेरे पिताजी बीमार चल रहे हैं, मैं एम्स में उनकी देखभाल कर रहा था, मेरे पास फोन आया और मैं चूंकि इनमें से एक व्यक्ति को जानता हूं, सौरभ राय की वो बात कर रहे थे, इसलिए मैंने दे दिया ये लेटर। मुझे नहीं पता था कि यहां पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है या काकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यानी शुरुआत ही जो हुई वो गड़बड़ थी। खैर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जब पूछा गया कि परमिशन आपने ले ली है, तो कहा गया कि नहीं, जब अभिजीत दीपके आएंगे तो पहले परमिशन लेंगे और फिर जंतर मंतर जाएंगे। मेरे समझ में नहीं आया कि जब 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो परमिशन क्यों नहीं ले सकते हैं। परमिशन लेटर पर कोई अभिजीत दीपके के सिग्नेचर की जरूरत तो थी नहीं। अगर ये लोग आधिकारिक प्रवक्ता हैं किसी ग्रुप के, किसी संगठन के, तो ये लोग भी परमिशन ले सकते थे, लेकिन परमिशन नहीं ली गई। और आप देखिए, अभिजीत दीपके को आना भी नहीं पड़ा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, खुद पुलिस पहुंच गई एयरपोर्ट पर और परमिशन मांगने से पहले ही परमिशन दे दी गई। जंतर मंतर पर परमिशन मांगने से पहले परमिशन दे दी गई। यह अपने आप में 8वां आश्चर्य है। जिस सरकार में आप देखते हैं कि जरा सा विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाता, सोनम वांगचुक नए अन्ना हजारे बन के उभरे हैं, आ रहे हैं लद्दाख से, इसमें हिस्सा लेंगे। वही सोनम वांगचुक जब अपने अधिकारों के लिए दिल्ली आना चाहते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एनएसए लगा दी गई। लेकिन उसी सोनम वांगचुक को काकरोच जनता पार्टी के प्रोग्राम में आने की और भाषण देने की पूरी इजाजत दे दी गई। सवाल तो उठता ही है कि आखिर सरकार काकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को अलग तरीके से क्यों डील कर रही है। इसके पहले जो आंदोलन करने की कोशिशें हुई उनको अलग तरीके से क्यों डील किया गया। क्या है ऐसा कि इनको इतनी छूट दी जा रही है, बाकी लोगों को इतनी छूट नहीं दी गई? ये सवाल आपके सामने हमेशा रहेगा।
जो प्रवक्ता लोग हैं, अगर देखा जाए उसमें सौरभ दास जी को देखा जाए, पत्रकार हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ पर उनकी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी, कारवां में आई थी। वो रिपोर्ट हम सब लोगों ने पढ़ी थी, शेयर की थी। इसके अलावा भी उमर खालिद के मुद्दे पर और बाकी मुद्दों पर लगातार बोलते रहे हैं। जामिया में जब लाठीचार्ज हुआ था तो भी उन्होंने बोला था, और मैं उन्हें एक अच्छा पत्रकार मानता हूं, एक तेज तर्रार युवा मानता हूं जो जनता के मुद्दे उठाते हैं। कल उनके बहुत सारे ट्वीट वायरल हुए जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में थे, 2017 के, 2018 के। अब देखिए, 2017-18 में उनका कहना है वो 17-18 साल के रहे होंगे। मैं मान लेता हूं इस बात को कि 17-18 साल के रहे होंगे। लेकिन अगर 17-18 साल की उम्र में भी आप वो कब्रगाह और शमशान वाले बयान आ रहे थे एक से एक, तब तक दंगे तो हो ही चुके थे। गुजरात दंगे तो बहुत पुरानी बात है, जब वो बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी तमाम सारी चीजें हो रही थी। उसके बावजूद अगर 2017-18 में वो मोदी का समर्थन कर रहे थे तो मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन चलिए, मैं मान लेता हूं कि आदमी बदलता है और वो पूरी तरह से बदल गए हैं। लेकिन सौरभ दास जो हैं वो आम आदमी पार्टी के आमतौर पर समर्थक माने जाते हैं। देखा गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2026 में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया तो उसमें अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज के साथ साथ सौरभ दास का भी नाम था। कहा गया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ जो सोशल मीडिया अभियान चल रहा था, जो आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए थे और उन्होंने सारी बातें की थी, उसको लेकर जो चल रहा था उसमें सौरभ दास भी थे। दूसरा नाम जो है वो विजेता दहिया का है। विजेता दहिया ध्रुव राठी के बताया जाता है रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, और ध्रुव राठी इस आंदोलन का जर्मनी में बैठकर समर्थन कर रहे हैं। ध्रुव राठी को आमतौर पर आम आदमी पार्टी का बड़ा समर्थक माना जाता है। इसके अलावा आशुतोष रंका इसमें बहुत मजेदार नाम है। आशुतोष रंका काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, IIT कानपुर में रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। राजस्थान के आम आदमी पार्टी के इंटेलेक्चुअल विंग के स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं। दिसंबर 2025 में राजस्थान के आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में आधिकारिक रूप से उनको नियुक्त किया गया था। मार्च 2026 तक कम से कम वो आम आदमी पार्टी के सक्रिय प्रवक्ता थे। दिल्ली के चुनाव के समय भी सक्रिय प्रवक्ता थे, टीवी चैनलों पर जाते थे, और उन्होंने कब इस्तीफा दिया ये उन्होंने बताया नहीं। उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपने कब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और इसमें शामिल हुए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं कभी ऑफिशियल पद पे नहीं रहा हूं। ये झूठ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तमाम सारे ऑफिशियल पदों पर वो रहे हैं। उनके ट्विटर के बायो में कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी का जिक्र रहा, यानी सीधे सीधे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, एकदम गहरे तौर पर जुड़े रहे हैं, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत स्पष्ट है। सोशल मीडिया के जमाने में पता चल जाता है कौन कहां से आया है। तो एक सवाल यह उठता है कि इस पूरे आंदोलन का अगर किन्हीं दो नेताओं ने समर्थन किया है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरे मनीष सिसोदिया हैं। दोनों ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन दोनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और अपील की कि लोग यहां पर जाएं। तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस आंदोलन के पीछे है? यह सवाल बड़ा है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। जब से ये नीट का मसला आया है, कांग्रेस लगातार इस पर आंदोलन कर रही है। कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है NSUI, वो लगातार इस पर आंदोलन कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर इतनी भारी गर्मी में सड़क पर उतरकर हजारों युवा विरोध कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो हमारा गोदी और लिबरल मीडिया इस न्यूज को दिखाने से बचता है, इस न्यूज पर बात करने से बचता है, इनको जेन जी कहने से बचता है, वो कैसे जंतर मंतर के इस आंदोलन को जेन जी का इकलौता आंदोलन बताता है? पहली बात तो यह कि जंतर मंतर की जो भीड़ है, हमारी संवाददाता शालिनी वहां पर ही है, लगातार उनसे अपडेट मिल रही है। जंतर मंतर की जो भीड़ है उसको आप कह सकते हैं कि 25-25-50 है, यानी 25 पुलिसकर्मी हैं, 50 मीडिया के लोग हैं और 25 आंदोलन करने वाले हैं। 25% आंदोलन करने वाले हैं जो भीड़ आपको दिख रही है। यानी कुल मिलाकर 1000-2000 से ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा नहीं हुई है। लेकिन मीडिया आप देखेंगे कि जितनी भीड़ है, कहीं उससे ज्यादा आपको मीडिया कैमरा लेकर दिखाई दे रही है, और पुलिस फोर्स तो है ही। तो इतनी सारी मीडिया जंतर मंतर पर पहुंच जाती है 1000-1500 लोगों के आंदोलन के लिए।
लेकिन वही मीडिया जब एनएसयूआई कोई बड़ा मूवमेंट करती है, जब एनएसयूआई कोई बड़ा जुलूस निकालती है तो गायब रहती है, अपने चैनलों पर उसको कवर नहीं करती है। यह सवाल उठता है कि आखिर गोदी मीडिया को यही जेन जी का आंदोलन क्यों लगता है। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जेन जी मतलब हो गया अगर नेपाल में और बांग्लादेश में क्या हुआ उसकी बहुत बड़ी कहानी है। बांग्लादेश की गद्दी पर कोई जेनजी नहीं बैठा है। करेंगे बात, पहले भी बात कर चुका हूं मैं कि बांग्लादेश के पूरे खेल में और नेपाल के पूरे खेल में कैसे अमेरिका का हाथ है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन यहां उसकी तुलना की जाती है, तमाम सारी बात की जाती है। मेरे कुछ सवाल हैं आपके सामने। जेन जी का मतलब क्या होता है? खास उम्र के लोग, मान लीजिए कि 2000 के बाद पैदा हुए लोग, वर्ष 2000 के बाद पैदा हुए लोग जो आज 26 साल तक की उम्र के हैं, इनको शायद जेन जी कहा जाता है। मान लीजिए, क्या ये एक जैसे हैं? क्या इसी जेन जी का एक हिस्सा मस्जिदों के सामने जाकर डांस नहीं करता रामनवमी पर? क्या इसी जेन जी का एक हिस्सा मजदूरी नहीं कर रहा है? दिल्ली के पास अगर आप रहते हैं तो नोएडा, गुड़गांव की फैक्ट्रियों में इसी जेन जी का एक हिस्सा दिन रात मजदूरी नहीं कर रहा है? क्या इसी जेन जी का एक हिस्सा गांव में खेतों में मजदूरी नहीं कर रहा है? क्या इसी जेन जी का एक हिस्सा सरकारी नौकरियों की तैयारियों में नहीं लगा है? क्या इसी जेन जी का एक हिस्सा वो नहीं है जो अपने बाप की करोड़ों की कार में सड़क पर बैठे लोगों को कुचल कर निकल जाता है, जो क्लबों में डांस करता है? कोई जेन जी या कोई भी जनरेशन एक जैसी नहीं होती है, उसमें अलग अलग स्ट्रेटा होते हैं। किसी भी जनरेशन में, चाहे मेरी जनरेशन हो, आपकी जनरेशन हो, जनरेशन जी हो, जनरेशन डी हो, ई हो, एफ हो, ए हो, बी हो, जो भी जनरेशन हो, उसमें ये आर्थिक असमानताएं भी होती हैं। कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ कारों में चलते हैं, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल से चलते हैं, कुछ के पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं होती है। तो सिर्फ जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं उन्हीं को आप जेन जी कहेंगे और जेन जी का आंदोलन कहेंगे? यह अपने आप में एक बेहद आश्चर्यजनक बात है। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं और बहुत जरूरी बात है। दुनिया में कोई भी क्रांति एक जनरेशन नहीं करती। आजादी की लड़ाई अगर देश में हुई तो उसमें 15, 16, 18 साल के युवा भी थे और 80 साल का बूढ़ा गांधी भी था। 60 साल 65 साल के जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो 30 साल 35 साल के आसफ अली खान भी थे। कोई भी जो आंदोलन किसी देश में होता है, केवल एक पीढ़ी के आंदोलन से देश नहीं बदलता है। ये सब फैशनेबल बातें हैं। सरकार को कभी कभी असली गुस्से को दबाने के लिए नकली गुस्से की जरूरत होती है। नकली गुस्सा हो जो सोशल मीडिया पर खूब फैले, लोगों को लगे हमने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, बैठ के मोबाइल पर 2 मिनट में मेंबरशिप आ जाए, 11 रुपए, 21 रुपए, 100 रुपए, जो आपका योगदान करने की जो आपकी क्षमता हो, आप उसको चंदा दे दीजिए और आपको लगे बस क्रांति हो गई। यही क्रांति हुई थी 2014 में, जब आईएसी और आप का मूवमेंट बना था। हर आदमी को लगता था क्रांति हो गई, अब तो देश में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। देश में इतना बड़ा बदलाव हो गया कि एक कांग्रेस की सरकार गई और उसकी जगह एक ऐसी सरकार आई कि आज चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे किसी रूप से हो, देश की हालत पहले से ज्यादा बदतर है, पहले से ज्यादा करप्शन है। कहीं कोई लोकपाल नहीं है। अन्ना अपने गांव रालेगांव सिंधी में आराम से सोए रहते हैं, साल में एक आध बार उठ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, अब आराम से बंगले में रह रहे हैं। ना किसी छोटी गाड़ी की बात है, ना सुरक्षा ना लेने की बात है, ना कोई बात है। और याद दिलाऊं, वही आम आदमी पार्टी की सरकार जो यहां पर युवाओं का समर्थन कर रही है, पंजाब में कल जब बेरोजगार युवा सड़क पर आए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाती है। सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल भाजपा का नहीं है। सवाल यह है कि आज नीट का जो पेपर लीक है वो सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है। वो बताता है कि किस तरह से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और शिक्षा व्यवस्था इसलिए तबाह नहीं हुई है कि कोई एक मंत्री बैठा है। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से मामला बदल नहीं जाएगा, क्योंकि इस देश में जिस तरह का सिस्टम लाया गया है, जिस तरह से पैसे की लूट मची हुई है, जिस तरह से करप्शन है, धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और मिनिस्टर बन जाएगा तो भी कुछ सुधरने वाला नहीं है। सवाल है सरकार को बदलने का, सवाल है सिस्टम को बदलने का। और वो होगा लोकतांत्रिक तरीके से, चुनाव से होगा, शांति से होगा। ये जो इस तरह के शोषे होते हैं,
ये कुछ दिनों तक आपको कंफ्यूज जरूर रखेंगे, लेकिन सरकार का इससे बहुत फायदा है। जैसे देखिए, मान लीजिए सरकार इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देती है, सारा श्रेय किसको मिल जाएगा? अभिजीत दीपके और उनकी काकरोच जनता पार्टी को सारा श्रेय मिल जाएगा। वो भी सोशल मीडिया में कहेंगे कि देखिए हमने आंदोलन किया और हमारी जीत हो गई। विपक्ष को इसका श्रेय नहीं मिलेगा, जो संसद के भीतर से लेकर बाहर तक इसकी लड़ाई लड़ रही है। और इसीलिए जब चुनाव आएंगे तो जनता उधर झुकने के बजाय जहां झुकी थी वहीं झुकी रहेगी। ये होता है खेल। ममता बनर्जी भी अपना मनपसंद विपक्ष चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष बना रहे। खैर वो कहानी अलग से सुनाऊंगा। हर सत्ता चाहती है कि उसका विरोध भी उसके मन के हिसाब से हो। और जब ये सब मैंने बता दिया है तो सोचिएगा आखिर क्या वजह है कि जब पार्टियां विरोध करती हैं, जब किसान विरोध करते हैं, जब यही सोनम वांगचुक अपने अधिकारों के लिए आते हैं तब दिल्ली में परमिशन नहीं मिलती। और जब अभिजीत दीपके साहब आते हैं तो उनके परमिशन मांगने से पहले ही पुलिस अधिकारी जाकर हवाई अड्डे पर उनको परमिशन देकर चले आते हैं। सोचिएगा क्यों। मैंने 3 लोगों के बारे में तो आपको बताया ही था, सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका। ये तीनों युवा लोग हैं। अभिजीत दीपके खुद आम आदमी पार्टी से बहुत गहरे जुड़े रहे हैं और ये बात उन्होंने स्वीकार की है। आम आदमी पार्टी का अगर ये आंदोलन है तो आम आदमी पार्टी को सामने आकर कहना चाहिए ये आंदोलन है। और अगर आम आदमी पार्टी का आंदोलन नहीं है तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप इस या उस तरीके से आम आदमी पार्टी के करीब क्यों दिख रही है। और लास्ट में वही सवाल फिर से पूछा जाना चाहिए कि भाई आखिर इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि बाकी लोगों को परमिशन मिलने में, परमिशन लेने में नाक रगड़नी पड़ती है, बाकी लोगों को दिल्ली के अंदर पैर रखने में नाक रगड़नी पड़ती है। और यहां ये साहब अमेरिका से आते हैं, लैंड करते हैं, वीआईपी की तरह जाकर मूवमेंट करते हैं और पुलिस उनके पास जाकर, एयरपोर्ट पर उनके निकलते समय उनके पास जाकर उनको परमिशन देती है। ऐसे सुरखाब के पर क्या लगे हुए हैं इनमें? युवाओं का कोई आंदोलन हो, हमारा दिल उसके साथ खड़ा होता है। युवाओं की समस्या कोई हो, हमारा दिल उसके साथ खड़ा होता है। वंचित, गरीब जब भी अपने मूवमेंट करते हैं हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा हो उसके पीछे भागने लगिए। हमारे समय में हमारे चारों तरफ इतने धोखे हैं कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है और नजर बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। कल क्या होगा काकरोच पार्टी का मैं नहीं जानता। कल कौन से नए लोग लीडरशिप में आएंगे मैं नहीं जानता। पार्टी चलेगी या सोशल मीडिया सेंसेशन बनकर रह जाएगी मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अभी तक जो कुछ हो रहा है उसको देखकर मेरी अनुभवी नजरों को ये सवाल सूझता है, उसको देखकर मेरी अनुभवी नजरों को ये लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। हो सकता है आप मेरी बात आपको सिरे से गलत लगे, हो सकता है सही लगे। जो भी जैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।